जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आपे से बाहर हो जाते हैं? कोई उनके नेता के बारे में, उनकी जो हरकतों के बारे में अगर कुछ कह देता है या उनका सटायर राजनीतिक व्यंग्य कर देता है तो लोग अपना आपा क्यों खो देते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि अपनी रचनाओं और की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। हाल का जो उनका विवाद है वो शिवसेना शिंदे के ऊपर उन्होंने एक सटायर गाना बना दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ्री ठाणे का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, आए हाय। ये गाना उन्होंने जो गाया उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये पूरे उनके स्टूडियो पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया वहाँ, जबकि वो उनका स्टूडियो था भी नहीं। वो एक प्राइवेट किसी का स्टूडियो था जहाँ उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया था। अब इस पे इतने ज़्यादा शिंदे समर्थक ने कार्यकर्ता उस होटल पे पहुंच गए और उन्होंने तोड़फोड़ करते हुए शिंदे कार्यकर्ताओं ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि कामरा तुझे घुस के मारेंगे, तू दुनिया के किसी कोने में छिप जा, हम तुझे घुस के मारेंगे। क्या देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही एक जरिया बचा है कि कोई सच बोलता है तो सच बोलने पर उसको जान से मारने की धमकी मिलती है? जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कुणाल कामरा अपने इस गाने के लिए, इस सटायर के लिए उनसे माफ़ी मांगे, शिंदे से माफ़ी मांगे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहा करते थे। क्या कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत कहा? क्या वो इससे पहले ऑटो चालक नहीं थे? राजनीति में आने से पहले वो ऑटो चालक थे? क्या उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है? क्या उनके चेहरे पे काला चश्मा नहीं है? क्या उन्होंने शिवसेना को नहीं तुड़वाया? क्या उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को दगा करी और पार्टी को नुकसान पहुंचाया? देश के अंदर अब कॉमेडी नहीं चलेगी। कुणाल कामरा के शो को लगातार टारगेट किया जा रहा है। उस शो में बस इतनी बात ही तो कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
जिस तरीके से गठबंधन के साथ ही शिंदे ने सरकार बनाई वो गद्दारी से बनाई, और जाहिर सी बात है कि शिंदे की जो सरकार बनी थी वो गद्दारी से बनी थी, और उसको गद्दार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कुणाल कामरा के शो के बाद जिस तरीके से थिएटर के अंदर तोड़फोड़ की गई, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर महाराष्ट्र की सरकार इस पर लगातार चुप्पी साधे रहेगी या लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखते रहेगी। साथियों, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पूरा पर्दाफाश करते हुए मोदी सरकार से लेकर देश के तमाम मुद्दों पर टारगेट किया है और युवाओं को चेताया है कि सरकार से बचिए, तमाम जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उन लोगों से बचिए। इसमें क्या बुराई है? अगर आप उनके थिएटर तोड़ते हैं, जय श्री राम के नारे लगाकर अंदर घुस जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखते रहिए। अगर कुणाल कामरा ने अपने गाने में उनको गद्दार कहा तो क्या वो गद्दार नहीं है? शिवसेना को किसने तोड़वाया? साजिश करके बीजेपी ने और शिंदे ने शिवसेना को तोड़वाया और वहाँ पर अपनी राजनीतिक लालसा को पूरा करने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार गिराई और वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में सीएम बन गए। क्या ये सच नहीं है? अगर कुणाल कामरा ने ये सच कहा है तो क्या उनके खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सच बोलने की सज़ा है? अगर सच बोलना गुनाह है तो इसका मतलब यह है कि सभी साहित्यकारों को, सटायरों को, व्यंग्यकारों को ये मान लेना चाहिए कि नेता के आगे सब कुछ शून्य है। वो अपनी जो साहित्यिक और जर्नलिस्टिक सोच रखते हैं सामने, तो इसका मतलब है उनके प्रति सरकार का रुख बड़ा कड़ा होगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनके ऊपर हमले कर सकते हैं और सरकार आंख बंद करके ये सब देखती रहती है। क्या सीएम देवेंद्र फडणवीस को ये नहीं करना था कि उन जो दंगाई कार्यकर्ता थे उन पे एक्शन लेते? सिर्फ उन्होंने कुणाल कामरा से ये कहा है कि आप माफ़ी मांगिए। क्या साहित्यकार और व्यंग्यकार अब दो कौड़ी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे? ये एक सोचने का विषय है कि किसी तरीके से अपना विरोध सुनने की क्षमता अब नेताओं में नहीं रही है। देखिए सत्ता के लिए किस तरीके से देश की जनता को ये लोग धोखा देते हैं। इस समय जितनी भी जगह सरकार चल रही, चाहे वो केंद्र में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, अपने स्वार्थ और लालच की वजह से सब एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। जनता से वोट लेते किसी पार्टी के लिए हैं और सत्ता पाने के लिए अपने ही विरोधी दल के साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं। ये सामने देख लीजिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी से मिलकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बीजेपी के साथ देकर सरकार बनाई। अजीत पवार ने भी ठीक ऐसा ही किया जैसा कि एकनाथ शिंदे ने किया। अजीत पवार ने तो अपने चाचा शरद पवार के साथ में धोखा दिया और उनकी पार्टी को तुड़वाकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार में आ गए। ये अजीत पवार ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो एक बार अपने चाचा को दगा करके वो भाजपा की सरकार बनवाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तब वो सफल नहीं हुए थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने चाचा को शरद पवार को जो पटकनी दी है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता के लिए अब कोई रिश्ते नाते नहीं रह गए हैं। अब सिर्फ राजनीति का मतलब है सत्ता के लिए अपने मूल उसूल और नैतिकता को किनारे रखकर सिर्फ सत्ता चाहिए। क्या इससे पहले राजनीति करने वाले नेताओं के प्रति लोग व्यंग्य नहीं करते थे? अखबारों में कार्टून तक छपते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ में भी लोगों ने व्यंग्य किए, उनके कार्टून बनाकर अखबारों में छापे। क्या उनकी तरफ से कभी पुलिसिया कार्रवाई की गई? क्या पत्रकारों के खिलाफ में इससे पहले पुलिस केस हुए? नहीं। ये केवल पिछले 10 सालों के अंदर देखा गया है कि कोई भी अगर सरकार की नीतियों का विरोध करता है या आलोचना करता है तो सरकार उसे
अपराधियों की तरह व्यवहार करती है, उसके खिलाफ में केसेस लगा दिए जाते हैं। ये आलम मिड डे मील में अगर नमक रोटी से बच्चे खाना खा रहे हैं, अगर ये खबर प्रकाशित होती है तो सरकार उसके खिलाफ में मुकदमे कर देती है। ऐसा एक आध बार नहीं हुआ, पूरे देश में देखा जाए तो कम से कम आधा 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस पत्रकारों के खिलाफ में, जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पे केस किए गए। खास तौर से यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये सब ज़्यादा देखने को मिला है। गुजरात में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती के साथ खड़ी। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को एक वाकया याद आ रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का। जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार, तो जो वो संसद भवन में जा रहे थे तो एक बूढ़ी औरत ने उनका रोक के उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्होंने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू, आपने लोकतंत्र के लिए क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर आप ये सवाल कर रही हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र का नमूना क्या हो सकता है? सोच लीजिए कि एक प्रधानमंत्री अपने सामने एक सामान्य सी औरत को उनका कॉलर पकड़ ले और उसके प्रति प्रधानमंत्री का सामान्य होना, सौम्य स्वभाव होना, कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। आज के समय में अगर कोई व्यंग कर देता है तो उसके घर बार को लोग बर्बाद करने के उतारू हो जाते हैं। ये है आज से पहले की सरकारों और प्रधानमंत्रियों का हाल। ऐसा ही अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति भी था। लोग सवाल उनसे करते थे, लेकिन उन्होंने कभी आज तक पुलिस को इन लोगों के प्रति कार्रवाई करने के लिए नहीं उकसाया। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन।